तब बच्चों तो पिछले वीडियो में हम जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में करते कंटिन्यू करेंगे। तो मैं बता दूं आपको कि 1921 से लेके 1922 ये डिस्कवरी साइट थे, डिस्कवरी ईयर था हड़प्पन सिविलाइजेशन को, और इस ईयर ने इंडियन हिस्ट्री को बहुत ज्यादा चेंज कर दिया था। अब कैसे चेंज कर दिया था? पहले के जमाने में आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस ये समझते थे कि इंडियन सोसाइटी का स्टार्ट हुआ है आर्यन सोसाइटी से, आर्यन रेस स्टार्ट हुआ है, मगर इंडस वैली का डिस्कवरी इस सब पूरे कॉन्सेप्ट को चेंज कर देता है। फिर इंडियंस को लगता है कि हमारी सभ्यता आज की नहीं बल्कि बहुत ज्यादा पुरानी है, 7,000 साल पुरानी है। तो आज के वीडियो में हम करेंगे कि कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी होती है। कहानी शुरू होती है, अगर हम टाइमलाइन देखें, कहानी शुरू होती है 1829 में, जब चार्ल्स मेसन जाते हैं और विजिट करते हैं कैपिटल, विजिट करते हैं साइट को। अब ये साइट से जाके ये कंफ्यूज हो जाता है, हड़प्पा की जो साइट रहती है, यहाँ जाके ये चार्ल्स मेसन विजिट करते हैं और ये कंफ्यूज हो जाते हैं हड़प्पा को लेके कि ये एक किंग पोरस की कैपिटल सिटी है। किंग पोरस के बारे में आपने जाना होगा, जिनने अलेक्जेंडर द ग्रेट से फाइट करी थी, दो वो हार गए थे, मगर अलेक्जेंडर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे उनके ब्रेवरी से। तो इस सिटी को, हड़प्पा को समझते हैं चार्ल्स मेसन की ये कैपिटल सिटी है किंग पोरस की। इनको समझ में नहीं आता है। इसके बाद चार्ल्स मेसन को फॉलो करते हैं एक और आर्कियोलॉजिस्ट जिनका नाम था अलेक्जेंडर बर्न्स। ये भी आते हैं यहाँ पे, ट्रैवल करते हैं साइट पे, हड़प्पा साइट पे ट्रैवल करते हैं और कुछ नया नोटिस नहीं करते हैं। कुछ उनको ऐसा लगता नहीं है कि कुछ चेंज है अभी इस साइट पे। इसके बाद अलेक्जेंडर बर्न्स के बाद आते हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघहैम। अब यहां से कहानी बहुत डिफरेंट हो जाती है, कहानी चेंज हो जाती है। जब ये हड़प्पन साइट पे जाते हैं तो उनको चेंज कुछ नया दिखता है और वो ये सब चीज के बारे में लिखना शुरू कर देते हैं। वो लिखते हैं एक अपने जर्नल में कि एक लार्ज स्क्वायर बिल्डिंग उनको दिखी और एक बड़ा सा माउंड उनको दिखा। माउंड मतलब एक सेमी सर्कल टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, तो उनको एक बड़ा सा माउंड दिखता है और उनको बहुत सारी सीढ़ियां दिखती है, रिमेन्स ऑफ द फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, बहुत सारी सीढ़ियां उनको उस वक्त सर अलेक्जेंडर कनिंघहैम को दिखती है। इनके एक्सपीडिशन ने, इनकी जो टीम थी, उनके टीम ने कुछ सील्स को भी एक्वायर किया था। सील्स यानी कि स्टैंप या ठप्पा जिसको हम बोलते हैं। तो ये कुछ सील्स को इनने एक्वायर किया था जो कि आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में रखे हुए हैं। अब ये सील्स को भेजा जाता है फॉर प्रॉपर व्यूइंग और प्रॉपर वॉचिंग, उसको और देखने के लिए, एग्जामिनेशन के लिए इन सील्स को इंडिया से भेजा जाता है ब्रिटिश म्यूजियम में। और ब्रिटिश म्यूजियम में एक और बहुत जीनियस आदमी और एक और आर्कियोलॉजिस्ट जिनका नाम था सर जॉन मार्शल, ये 3 सील्स को वो एग्जामिन करते हैं। जब वो 3 सील्स को एग्जामिन करते हैं तो उनको समझ में आता है कि ये जो सील्स हैं कुछ कोई नई टाइप की सील्स है, नया डिफरेंट टाइप की चीजें उनको इस सील्स में पता चलती है। इसीलिए सर जॉन मार्शल अपने दोस्त, एक और आर्कियोलॉजिस्ट, इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट जिनका नाम था दयाराम साहनी, उनको बोलते हैं कि आप हड़प्पन साइट में जाइए और एक्सकवेशन शुरू करिए। अब यहां पे दयाराम साहनी हड़प्पन साइट पे जाते हैं और एक्सकवेशन शुरू करते हैं और इसी एक्सकवेशन के चक्कर में 1921 में एक्सकवेशन हड़प्पन साइट पे स्टार्ट होती है। मतलब इनकी एक्सपीडिशन, दयाराम साहनी और सर जॉन मार्शल की टीम पहुंचती है एक्सकवेशन करने के लिए और इनके एक्सकवेशन में नई सील्स पाई जाती है और भी डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैम्प्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सील्स को पाया जाता है, जो कि एग्जामिनेशन के बाद पता चलता है कि ये सारी सील्स मौर्यन पीरियड से भी पहले की है, प्री मौर्यन पीरियड सील्स हैं। अब एक्सकवेशंस अपने जोरों शोरों में था, एक्सकवेशंस होते हैं और एक्सकवेशन करते 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 सर दयाराम साहनी की जो एक्सपीडिशन टीम है और सर जॉन मार्शल की टीम है, हड़प्पन साइट को छोड़ती है और एक नए साइट को पहुंचती है जिस साइट का नाम है मोहनजोदारो, जो कि लोकेटेड था सिंध पाकिस्तान में, आज भी लोकेटेड है, आज भी वहां एक्सकवेशन चल रहे हैं। तो मोहनजोदारो में इनकी साइट, इनकी एक्सपीडिशन टीम पहुंचती है 1921 में और इन मोहनजोदारो में एक्सकवेशन शुरू होता है। जब यहां पे एक्सकवेशन शुरू होता है, टीम लीडर अब चेंज हो जाते हैं और उनका नाम रहता है रखलदास बैनर्जी। रखलदास बैनर्जी अब इस एक्सकवेशन को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और रखलदास बैनर्जी के लीडरशिप में कुछ और भी स्टैम्प्स या कुछ और भी सील्स को डिस्कवर किया जाता है और सबसे बड़ा
चीज उनको जो मिलती है वो एक बुद्धिस्ट स्तूपा मिलता है रखलदास बैनर्जी की टीम को, और इसीलिए 1924 से लेकर 1926 तक इनके एक्सकवेशन में रिवील होता है कि ये कोई एक जगह नहीं है, कोई एक नॉर्मल सिटी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है जो कि ब्रॉन्ज एज को डेट बैक करती है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था कि वहां पे जो एजेस थे, ओल्ड स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, तो ब्रॉन्ज एज को डेट बैक कर रही है, मतलब आर्यन सोसाइटी से पहले ये सिविलाइजेशन यहां पर थी। और इसीलिए 1924 से लेकर 1926 में इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी होती। बच्चों, एक्सकवेशन के बाद बहुत सारी डिस्कवरीज हुई और बहुत सारे स्टडीज रखलदास बैनर्जी की टीम ने पता किया, सर जॉन मार्शल की टीम ने पता किया। तो बहुत सारी चीजें थी जिनने जो इन्होंने पता करी। पहली ये थी, उन्होंने ये पता लगाया एक्सकवेशन से कि हरप्पन स्टेज, जो हरप्पन सिविलाइजेशन 3 स्टेजों में डिवाइडेड थी। पहली थी अर्ली हरप्पा स्टेज, जिसको 3300 से 2600 बीसीई, बिफोर कॉमन एरा जो शुरू होने का रहता है, वो उनकी थी। फिर मैच्योर हरप्पा एज थी, जहां पे हरप्पन स्टेज, हरप्पन सिविलाइजेशन काफी मैच्योरली बिहेव कर रही थी, और वो 2600 से 1900 बीसीई। और लेटर हरप्पन स्टेज, जहां पे हरप्पन का डिक्लाइन, जिस तरफ वो डिक्लाइन की तरफ मूव कर रही थी, वो था 1900 से 1300 बीसीई तक। तो इनके स्टडी से पता चलता है कि 3250 से लेकर 2750 बीसीई तक हरप्पन सिविलाइजेशन ने बहुत ज्यादा फ्लरिश किया, चाहे वो कोई भी चीज हो, टाउन प्लानिंग वो हो, बहुत सारी चीजों में उन्होंने फ्लरिश किया। अब नाम कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा, या नाम कैसे हरप्पन सिविलाइजेशन पड़ा? सर जॉन मार्शल की टीम ने इंडस वैली टर्म यूज किया। इंडस टर्म क्यों यूज किया? बिकॉज ये सिविलाइजेशन रिवर इंडस के बहुत पास पाई गई है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जितनी बड़ी सिविलाइजेशन है दुनिया की, सब पानी पर बसे थे, तो ये सिविलाइजेशन भी पानी पर बसी थी, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन सर जॉन मार्शल ने बोला। उसके बाद हरप्पन सिविलाइजेशन इसलिए बोला जा रहा था इसको, क्योंकि सबसे पहले हरप्पा को डिस्कवर किया था, सिटी ऑफ हरप्पा को डिस्कवर किया गया था। उसके बाद मोहनजोदारो, जो 2 बड़ी सिटीज को यहाँ पे डिस्कवर किया गया था। अब अपन हरप्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया और लोकेशन भी देखते हैं। एरिया इनका देखा जाए तो उस टाइम प्रोविंसेस थे। प्रोविंसेस आपको मैं बताऊंगा, और हिस्ट्री में जब आप मेरे साथ आप पढ़ेंगे तो प्रोविंसेस को और मैं बताऊंगा कि प्रोविंसेस का मतलब क्या होता है। अभी जानिए कि एरिया ऑफ पंजाब। तो प्रोविंस ऑफ पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इतनी बड़ी साइट थी ये। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा, नॉर्दर्न राजस्थान, सिंध, और मेजर पोर्शन ऑफ गुजरात, जो कि इसकी पूरा ये सोसाइटी, पूरी सिविलाइजेशन बसी हुई थी। और इसका एक अप्रोक्सीमेट 2.5 लाख लोग इस सिविलाइजेशन में थे। अब इस सिविलाइजेशन को बहुत ही मिस्टीरियस सिविलाइजेशन, मिस्टीरियस तो नहीं बट वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन हिस्टोरियंस की तरफ से बोला जाता है। और वो क्यों बोला जाता है, चलिए जानते हैं। इनकी जो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स सर जॉन मार्शल और एक्सकवेटर्स ने डिस्कवर की थी, उसके बारे में बता देता हूं मैं। सबसे पहली इनकी जो साइट थी, जिसका नाम था धोलावीरा, जो कि लोकेटेड है गुजरात के रन ऑफ कच्छ पे। और वहां पे एक्सकवेटर्स को मिला है मोस्टली टाउन्स और हाउसेज, वहां पे उनको धोलावीरा में मिले गए। इन हाउसेस को जब एग्जामिन किया गया, इन हाउसेस को देखा गया, तो हरप्पन सिविलाइजेशन की एक्सीलेंट टाउन प्लानिंग के बारे में पता चलता है। दूसरी जो मेन साइट थी इनकी, वो थी कालीबंगन, जो कि बैंक्स और रिवर घाघर, जो कि राजस्थान में अभी सिचुएटेड है, उसके पास पाई गई। और यहाँ पे एक प्लोड फील्ड, मतलब पता चलता है कि हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग एग्रीकल्चर में बहुत आगे थे। प्लोड फील्ड डिस्कवर की गई थी कालीबंगन में। उसके बाद चानूदारो डिस्कवर किया जाता है, जो कि सिंध पाकिस्तान में है। यहां पे देखा जाता है ड्रेन्स, मतलब नालियां, ड्रेन्स वर मेड एंड हाउसेज वर मेड विथ बाथरूम्स एंड टॉयलेट्स। तो हाउसेज यहाँ पे बाथरूम्स एंड टॉयलेट्स, मतलब काफी डेवलप्ड थिंकिंग थी, काफी डेवलप्ड सिविलाइजेशन था ये। और यहाँ पे एक बीड्स की फैक्ट्री भी पाई जाती है, जो कि पता चलता है कि इन लोग कमर्शियल काम भी करा करते थे उस टाइम। तो काफी सारी चीजें पता चली थी चानूदारों से। उसके बाद जो मैं समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट साइट जो डिस्कवर की गई थी, वो है लोथल, जो कि कैम्बे गुजरात में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट साइट इसलिए है क्योंकि ये इनका सी पोर्ट था, और एक तरह का डॉकयार्ड था इस सिविलाइजेशन का। सी पोर्ट और डॉकयार्ड से ये पता चलता है कि ये सिविलाइजेशन ट्रेड भी करा करती थी दूसरे सिविलाइजेशन के थ्रू। तो शिप्स, और इनको नॉलेज था शिप्स का, इनको नॉलेज था ट्रेडिंग का, इनको नॉलेज था ट्रेड एंड कॉमर्स चलाने का। तो काफी डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। आज से 7000 साल पहले इतनी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी।
अब जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं कि इनकी टाउन प्लानिंग बहुत एक्सीलेंट थी, टाउन प्लानिंग बहुत एक्सीलेंट, तो पता करते हैं कैसे इनकी टाउन प्लानिंग एक्सीलेंट थी। तो जो इनकी सिटीज थी, जो भी सिटीज यहाँ डिस्कवर हुई है और आज भी सिटीज डिस्कवर हो रही है, उनकी सिटीज बहुत बहुत अच्छी वेल प्लान्ड सिटीज थी। इनके जो स्ट्रीट्स थे, यानी कि इनके जो मोहल्ले थे, गली मोहल्ले थे, वो इंटरसेक्ट कर रहे थे राइट एंगल से, मतलब एक चौकोर एक चौकड्डा बन रहा था। जैसे ये राइट एंगल से देख रहे हैं, प्रॉपर इनको एक घूमने का एरिया दिया गया था, इंस्ट्रक्टेड एट राइट एंगल्स। फिर हर स्ट्रीट का जो लेन था उसमें एक पब्लिक वेल था, पब्लिक टॉयलेट्स दिए गए थे ताकि जो ट्रैवलर्स हैं वो टॉयलेट जा सके। और हर एक घर में एक प्राइवेट बाथ था और एक वेल दिया गया था ताकि पानी की दिक्कत इन घरों को ना हो सके। तो काफी स्मार्ट कंस्ट्रक्शन उस तरफ था। बिल्डिंग्स जो बनाई गई थी, अब इन साइट्स में, हड़प्पन और मोहनजोदारो की साइट्स में मोस्टली एक्सकवेशन हुए थे, तो हड़प्पा और मोहनजोदारो की साइट्स में पता चलता है कि जो इनकी बिल्डिंग्स बनाई गई थी वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी बनाई गई थी, मतलब इंडस्ट्री प्लानिंग, इंडस्ट्रियल थिंकिंग इनके पास थी। और घर बनाए गए थे रिच के लिए, घर बनाए गए थे इन इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स के लिए भी। वहां पे मोहनजोदारो और हड़प्पा के साइड पे घर दिखे हैं, तो यानी कि इन लोग अपने वर्कर्स को बहुत अच्छे से रखते थे। अब यहाँ पे एक सीटाडेल भी था और एक फोर्ट्रेस था फॉर डिफेंस। सीटाडेल मतलब जहां पैर होती है, और फोर्ट्रेस बनाया गया था वहां पे जहां मतलब डिफेंस के लिए, एनिमी से डिफेंस करने के लिए। मतलब इनको आर्मी का भी नॉलेज था, इनको अपने जगह फोर्टिफाइड फोर्ट्रेसेस बनाए गए थे ताकि वो बाहर के जो एनिमीज है उनसे भी कर सके। मोस्टली बिल्डिंग्स में वाटर प्रूफ वाटर प्रूफिंग की गई थी लकड़ियों के थ्रू ताकि पानी ना गिर सके, और रूफ्स बनाए गए थे, प्लेटफॉर्म्स बनाए गए थे ताकि फ्लडिंग से बच सके, इंडस वैली में जो फ्लडिंग होती थी उससे बच सके। तो काफी डेवलप्ड टाउन प्लानिंग इस सिविलाइजेशन में दिखी है। जो एक्सीलेंट टाउन प्लानिंग के साथ इनकी उससे ज्यादा एक्सीलेंट थी इनका ड्रेनेज प्लानिंग या ड्रेनेज सिस्टम। अब क्यों एक्सीलेंट बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम, इससे पता ये चलता है कि मॉडर्न इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था बिल्कुल मॉडर्न वे, जो आजकल की जो कंस्ट्रक्शन होता है ड्रेनेज का वैसा बनाया जाता था उस समय। जैसे कि इनके सिटीज और इनके टाउन्स के नीचे एक मेन ड्रेन थी जो आज भी पाई जाती है, जो मेन ड्रेन थी, और जो कि कवर की गई थी ब्रिक एंड स्टोन से, मतलब ताकि गंद बाहर ना जा सके या गंदा ना लगे, इसलिए इनकी मेन ड्रेन को भी कवर किया गया था, जिससे आज मॉडर्न डे कंस्ट्रक्शन करते करी जाती है। तो बहुत ज्यादा इनका अर्बन वे था कंस्ट्रक्शन का ड्रेनेज। उसके बाद इनकी जो ड्रेन्स थी, इनके बीच बीच में होल्स बनाए गए थे, सपोजिटली ये ड्रेन चल रही है तो इसके बीच में होल्स बनाए गए थे ताकि इंटरवल्स पे, ताकि इनको बाद में क्लीन किया जा सके अच्छे से। तो ये भी एक मॉडर्न आर्ट का, आप मॉडर्न कंस्ट्रक्शन का आप पैटर्न मान सकते हैं। उसके बाद इनकी जो ड्रेन्स थी, इसको बाद में ये चलते चलते एम्प्टी कर दी जाती है इनटू अ रिवर, ताकि सिटी में ड्रेनेज का प्रॉब्लम ना हो, रिवर में जाके एम्प्टी कर जाएगा। और ये सारी ड्रेनेज को, पूरी नालियों को कवर किया जाता था लाइमस्टोन से ताकि पक्की दिखे, ताकि स्ट्रॉन्ग रह सके। तो बहुत ही एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम का प्लानिंग था। अब इसके बाद अपन देखते हैं इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में पाई गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग जो मैं समझता हूं वो थी द ग्रेट ग्रेनरी एट हड़प्पा, जो सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग भी थी। ग्रेट ग्रेनरी मतलब यहां पे इन लोग क्रॉप को स्टोर करते थे, यानी कि इनके पास इतना दिमाग था, वो जानते थे कि अगर हमारे पास सरप्लस फूड हुआ है किसी सीजन में तो हमें बैड सीजन्स के लिए कुछ क्रॉप्स को स्टोर करना बहुत जरूरी है। इसलिए इन्होंने ग्रेट ग्रेनरी को बनाया था। बहुत बड़ी ग्रेनरी थी, मे बी 169 से लेके 135 फीट, 169 इन लेंथ और 135 की ब्रेथ थी, फीट्स की थी। और इन ग्रेनरी में ब्लॉक्स बनाए गए थे, कुछ ब्लॉक्स जैसे अभी देख सकते हैं ऐसे पैटर्न्स बनाए गए थे, ये ब्लॉक्स में बनाए गए थे। और हर ब्लॉक में 6 बड़े बड़े हॉल थे। सपोजिटली अगर ये ब्लॉक है ग्रेनरी का, तो हर ब्लॉक के अंदर 6 बड़े बड़े हॉल बनाए गए थे ग्रेट ग्रेनरी में। और इन हॉल को कवर किया जाता था, इन हॉल को प्रॉपर कॉरिडोर दिए गए थे ताकि लोग चल जा सके, प्रॉपर स्पेस दी जाती ताकि उसको प्रॉपरली स्टोर करा जा सके। तो ग्रेट ग्रेनरी था, 5 कॉरिडोर्स बनाए गए थे और हर कॉरिडोर में, हर ब्लॉक में वुडन स्ट्रक्चर्स थे। हर ब्लॉक को वुडन स्ट्रक्चर से कवर किया गया था ताकि उसमें प्रॉपर ग्रेन्स को स्टोर किया जा सके, ग्रेन गीली ना हो और ग्रेन में दूसरे रॉडेंट्स लग ना सके। तो बहुत एक्सीलेंट इन लोगों ने ग्रेट ग्रेनरी का प्लानिंग किया हुआ था। उसके बाद
ग्रेट ग्रेनरी के बाजू में वर्कमैन क्वार्टर्स भी दिखे गए थे, मतलब अपने वर्कर्स के लिए क्वार्टर्स बना के इन लोग रखे रखे थे और बहुत ही अच्छे से अपने वर्कर्स को रखा गया था। मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो वर्कमैन क्वार्टर्स भी इनको घर भी दिया जाता था इनके ग्रेट ग्रेनरी में। तो बहुत एक्सीलेंट यहाँ का क्रेज सिस्टम। उसके बाद एक और बहुत बड़ा स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको बोलते हैं द ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो। ग्रेट बाथ बहुत फेमस स्ट्रक्चर, बहुत बातें की गई है इसके बारे में कि इसका पर्पस क्या था। जो अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट कॉइन कर पाए हैं कि इस ग्रेट बाथ का पर्पस था रिलीजियस पर्पसेस, मतलब यहाँ पे बहुत सारे मे बी रिलीजियस वर्क्स होते थे, मे बी बहुत सारे रिलीजियस काम इस ग्रेट बाथ में होते थे। ये ग्रेट बाथ का स्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा था। इसमें जो बॉटम में जो प्लेटफॉर्म बनाया गया था, उसको उस प्लेटफॉर्म में 2 वरांडा दिए गए थे और एक वरांडा दिया था जहां पे पानी का एंटर हो सके, दूसरा वरांडा दिया गया था जहां से पानी का एग्जिट हो सके। मतलब एंट्री और एग्जिट पानी का अलग अलग था, ताकि जो जो भी पानी यूज हुआ है रिलीजियस पर्पस में वो आराम से एग्जिट हो सके। इसका जो फ्लोरिंग की गई थी, इसकी फ्लोरिंग भी बहुत अच्छे से ब्रिक्स और स्टोन से की गई थी, ताकि फिसलन ना हो सके, ताकि गंदा ना दिखे। तो ये सब चीजें बहुत अच्छे से उन्होंने की हुई थी। ब्रिक्स एंड एयर टाइट फ्लोरिंग इनको दी गई थी, ताकि पानी कहीं से निकले नहीं और गंदा पानी कहीं पे आए नहीं। वरांडस के पीछे गैलरीज थी, वरांडस के पीछे रूम्स थी, ताकि लोग चेंज कर सके और काफी हाइजेनिक मॉडल ये लगे। तो बहुत सारी चीजें थी ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो में। ग्रेट बाथ में 6 एंट्रेंसेस थी, जो कि लोगों के लिए मतलब काफी बड़ा पब्लिक होल्ड कर सकती थी ये ग्रेट बाथ। उसके बाद लास्ट स्ट्रक्चर जो मुझे सबसे बड़ा स्ट्रक्चर जो बनाया गया था, वो था असेंबली हॉल। मोहनजोदारो में एक असेंबली हॉल भी थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जहां पब्लिक गैदरिंग हुआ करती थी। मतलब कुछ पब्लिक प्रेयर या कुछ किंग को या किसी को भी पब्लिक को कुछ बताना रहता था, तो असेंबली हॉल में बुला के पब्लिक गैदरिंग्स की जाती थी लोगों की। आगे देखते हैं कि इंडस वैली पीपल के सोसाइटी स्ट्रक्चर क्या था। सोसाइटी इन द सेंस कि इनके लोग कैसे रहते थे, इनकी फूड हैबिट्स क्या थी, इनका हेल्थ डिटर्मिनेशन क्या था, क्लोथिंग क्या सिस्टम था, इनका ऑर्नामेंट्स कैसे था। तो सबसे पहले हम इनकी फूड हैबिट्स देखते हैं इंडस वैली पीपल के लोगों का। तो व्हीट, बार्ली, राइस, मिल्क और डेट पाम्स ऐसे कुछ क्रॉप्स थे जो ये ग्रो करते थे और इन्हीं को यूज करते थे। मिल्क बहुत ज्यादा यूज करते थे, मतलब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स आ चुका था इस समय इनको नॉलेज था ये कैसे डोमेस्टिकेट करना है एनिमल्स को। दे ऑल्सो एट नॉनवेज फूड जैसे फिशिंग का भी इनको नॉलेज था, मछलियों को भी ये डोमेस्टिकेट करते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने बहुत सारे एनिमल्स डोमेस्टिकेट एग्रीकल्चर पर्पस के लिए डोमेस्टिकेट किया था। अब इनकी हेल्थ की तरफ जाते हैं, तो इनके जो स्केलेटन का एग्जामिनेशन हुआ था उस टाइम रखलदास बैनर्जी की टीम से, उससे यह पता चलता है कि मोस्टली लोग मलेरिया की वजह से एक वहां पे मरते थे और इनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी केवल 30 इयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी इंडस वैली के देखते लोगों की। तो इनका जो अपर पार्ट था वो भी एक शॉल लाइक गारमेंट से ढका रहता था, जो कि लेफ्ट शोल्डर से शुरू होता था और राइट वेस्ट के एंड पे खत्म होता था। इनका जो राइट शोल्डर था वो फ्री रहता था और इनके जो नीचे का लोअर पोर्शन का जो स्ट्रक्चर था वो एक धोती लाइक क्लोथिंग से था, जो कि मोस्टली स्टिच किया गया था। यानी कि इससे ये पता चलता है कि इंडस वैली के लोगों को स्टिचिंग का नॉलेज हो चुका था। ऑर्नामेंट्स देखेंगे तो ऑर्नामेंट्स इनके प्रेशियस स्टोन्स लाइक गोल्ड, सिल्वर और कॉपर से बने जाते थे। ब्रेसलेट्स, नेकलेसेस, रिंग्स ये सारे वुमेन भी पहनती थी, ये सारे मेन भी उस टाइम पहनते थे। जो वुमेन थी उनको फैशन का काफी नॉलेज था, वो अपना हेयर को एक बन में टाई करते थे और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हेड ड्रेसेस पहना जाता था वुमेन की तरफ से उस तरफ। एक्सकवेशंस में मोहनजोदड़ो की साइट्स पे या लोथल के साइट्स पे बहुत सारे एक्सकवेशंस हुए, जिसमें ये भी पता चला है कि इनको काफी नॉलेज था मेकअप का भी। तो काफी सारी चीजों में ये इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत आगे बढ़ी हुई थी। अब अम्यूजमेंट के लिए देखते हैं, यानी कि मनोरंजन के लिए इन लोग क्या करते थे। डाइस गेम्स काफी प्रचलित थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, काफी सारी डाइस और हड्डियों की बीड्स वहां पे मिली गई है, तो डाइस गेम्स काफी प्रेवलेंट है, इससे ये पता चलता है। हंटिंग का काफी शौक था, बुल फाइटिंग, फिशिंग, ये सब फेमस और फेवरेट वर्क्स थे यहाँ के लोगों का अम्यूजमेंट के लिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत आगे थी, जैसे कि ये यूज करते थे यूनिफॉर्म वेट्स, मतलब इनको वेट्स का काफी नॉलेज था। किलोग्राम ग्राम्स तो हम नहीं समझ सकते किलोग्राम ग्राम्स उस टाइम था, मगर एक यूनिफॉर्म वेट सिस्टम इनके पास था। इनके पास डेसिमल सिस्टम था, मतलब मैथ्स का इनको नॉलेज था, मैथमेटिकली काफी स्ट्रांग थे और मेजरमेंट्स और स्केल्स को भी ये यूज करते थे। अभी तक इनकी लैंग्वेज डिसाइफर नहीं हुई है, तो हमको ये पता नहीं है कि कौन सा स्केल मेजरमेंट्स और या कौन से वेट सिस्टम इन लोग यूज करते थे, मगर एक सर्टेन स्केल सिस्टम जरूर यूज करते थे इंडस वैली के लोग। और मेडिसन अगर देखा जाए तो काफी सारे प्लांट्स
यूज करते थे इन लोग एज अ फॉर्म ऑफ मेडिसिन। मतलब यहाँ पे सर्जरी कांड चरक और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सर्जरी नहीं दिखी गई है, मगर प्लांट्स का काफी यूज हुआ है इनके मेडिसिनल यूजेस के लिए। तो ऐसा बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप जानते हैं कि वहां के लोगों की जिंदगी कैसे थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर देखते हैं। जैसे मैंने पहले बता चुका है कि वो कल्टीवेशन करना जानते थे, एग्रीकल्चर को बहुत अच्छे से समझते थे, तो उन्होंने बहुत सारे क्रॉप्स को वो कल्टीवेट करते थे। राबी और खरीफ क्रॉप का उनको काफी नॉलेज था, तो काफी सारे क्रॉप्स को ये कल्टीवेट करते थे, काफी सारे फ्रूट्स को भी कल्टीवेट करते थे। तो एग्रीकल्चर में काफी स्ट्रॉन्ग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। उसके बाद रेयरिंग एंड डोमेस्टिकेशन भी बहुत तेज था इनका। रेयरिंग डोमेस्टिकेशन मतलब ये जानते थे कि कौन से एनिमल्स को यूज किया जा सकता है फॉर फर्दर हेल्प ऑफ देयर सिविलाइजेशन। तो रेयरिंग और डोमेस्टिकेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। कैटल होना एक सिंबल ऑफ वेल्थ माना जाता था इंडस वैली के लोगों के लिए। अगर वहां पे जिसके पास ज्यादा काउज है या जिसके पास ज्यादा बफलोज है, उसके हिसाब से उन लोग वो आदमी बहुत वेल्दी आदमी कहलाता था इंडस वैली में। उसके बाद ट्रेड एंड कॉमर्स देखते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत बढ़िया था। 3 टाइप्स ऑफ ट्रेड थे। अब इन लोग ट्रेड में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। 3 टाइप के ट्रेड थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। पहला ट्रेड था इनलैंड ट्रेड, जो बोलते थे कि सिविलाइजेशन के बीच में ही, एंटायर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच में ट्रेड होता था, उसको अपन इनलैंड ट्रेड बोलते थे। उसके बाद ट्रेड बिटवीन विलेजेस एंड टाउन्स। तो दूसरा जो था ट्रेड विलेजेस और टाउन्स के बीच में होता था। इंडस वैली के विलेज और टाउन के बीच में ट्रेड किया जाता था, उसको हम बोलते थे कि ये थर्ड ट्रेड था। थर्ड ट्रेड था ओवरलैंड ट्रेड सिविलाइजेशन, जिसको अपन बोलते थे कि एक सिविलाइजेशन से दूसरे सिविलाइजेशन में ट्रेड करना ओवरलैंड ट्रेड कहा जाता था, जिसमें बहुत सारे रेयर एनिमल्स और स्लेव्स को भी ट्रेड किया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने एक ट्रेड एंड कॉमर्स का पैटर्न बना के रखा हुआ था। उसके बाद अगर इंडस्ट्रीज में जाए तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज थी, जैसे कि वेपन इंडस्ट्री। जानते थे वो कि एनिमी का अटैक कैसे सेव करना है अपने आप को, तो वेपन इंडस्ट्री बहुत अच्छा रखा हुआ था। एक्सेस बनाते थे, स्पीयर्स बनाते थे, डैगर्स और बोज सब बनाए जाते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों में। अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंट थिंग्स, बहुत सारी एक्सकवेशन हुई मोहनजोदारो में, बहुत सारी एक्सकवेशन हुई हड़प्पा में, और जानते हैं कि क्या क्या चीजें उनको इन एक्सकवेशन में मिली है। जैसे सबसे पहले इनको मिला है डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो, एक जो 1926 से 1929 में ये एक्सकवेशन में मिली थी मोहनजोदारो में, और एक मॉडर्न वुमेन जैसी इनकी स्मृति बनाई हुई है। अगर फिगर देखेंगे, बुक में फिगर दी गई है, अगर फिगर देखेंगे तो बहुत अच्छी फिगर है। उसके बाद प्रीस्ट किंग ऑफ मोहनजोदारो की, उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सकवेशन हुआ था, इसमें प्रीस्ट किंग मिलते हैं, जो बियर्डेड मैन रहते हैं, उनका वो रहता है प्रीस्ट किंग ऑफ मोहनजोदारो रहता है। 1925 से 1926 के बीच में के एन दीक्षित साहब को ये मिले हुए थे। और यहाँ पे अगर इनको बहुत प्यार से देखेंगे तो पता चलेगा, बहुत पास से देखेंगे तो पता चलेगा कैसे वहां के लोग उस टाइम कितने नीटली, कितनी टाइटली रहा करते थे इस टाइम। उसके बाद टेराकोटा फिगर्स, बहुत सारे ऐसे जो टेराकोटा से बने हुए फिगर्स मिले थे। टेराकोटा फिगर्स, मदर गॉडेस की फिगर्स, पॉटरी देखते हैं कि पॉटरी उनका मेन आर्ट था। व्हील बेस्ड पॉटरी वो करते थे, मतलब सराहते थे पॉटरी को। और बहुत सारे इन्होंने बेग्ड रेड पॉटरी के वो भी बनाए हुए हैं। तो काफी सारी चीज, पॉटरी बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था इंडस वैली के लोगों के लिए। ये जो इतने पॉटरी से बनाते थे, जितने भी वो स्टोरेज जार्स बनते थे, यूटेंसिल्स बनाए जाते थे, डिशेस और कप्स भी बनाए जाते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के उससे। फिर अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ जाता है कि इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसी थी। बहुत डेवलप्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, क्योंकि कपड़ा, क्योंकि बहुत सारे सून नीडल्स पाए गए हैं, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इन लोग बहुत आगे हुए थे। स्टोन्स के भी क्राफ्ट करते थे, और उसके बाद ऐसी सिविलाइजेशन, ऐसा इंडस्ट्रीज थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो यहाँ पे एक्सकवेशन में मिली गई थी, वो थी इनके सील्स। सील्स वर वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये बहुत सारे एनिमल्स के सील थी, बफलो की सील थी, टाइगर एलिफेंट की सील थी, मगर दो सबसे यूनिक सील्स एक्सकवेटर्स को मिली। पहली थी यूनिकॉर्न सील, और दूसरी, तो जैसे मैंने बताया, तो सील्स बहुत ज्यादा बताती है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, उनके रिलीजन के बारे में बहुत ज्यादा सील्स बताती हैं, और क्या क्या उनको स्टैम्प्स मिले थे उन सब से पता चलता है कि किस टाइप के रिलीजन को ये फॉलो करते थे। रिलीजन से पहले हम इनकी स्क्रिप्ट को देख लेते हैं, क्योंकि इनकी सील्स ने अपने स्क्रिप्ट के बारे में बताया है। जो स्क्रिप्ट इनकी थी बहुत क्लियर थी, और राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट ये चल रही थी इनकी स्क्रिप्ट। पिक्टोग्राफिक थी मोस्टली स्क्रिप्ट इनकी, पिक्टोग्राफिक थी, कुछ लिखित नहीं था। अभी तक हिस्टोरियंस डिसाइफर कर रहे हैं इनकी स्क्रिप्ट। तो मैं बस इतना बता सकता हूं कि ये एक पिक्टोग्राफिक
पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, जो कि फिगर्स ऑफ एनिमल्स, ह्यूमन एंड प्लांट्स, जो इन लोग बात करते थे एनिमल और फिगर्स और ह्यूमन के प्लांट में, 400 कैरेक्टर की ये स्क्रिप्ट हुआ करती थी। अब सील स्क्रिप्ट के बारे में तो बता दिया है, अब अपन देखते हैं कि किस टाइप का रिलीजन ये फॉलो करते थे। सील्स के अकॉर्डिंग जो स्टैम्प्स हमारे एक्सकवेटर्स को वहां मिले हैं, उससे ये तो पता चलता है कि दे वर द वर्शिपर्स ऑफ लॉर्ड शिव। लॉर्ड शिव के ये बहुत परम भक्त थे, बहुत परम वर्शिप थे। और भी सील्स पता चली हैं। एक समझते एक पीपल ट्री, एक सील मिली थी जिसमें एक आदमी एक पीपल ट्री की पूजा कर रहा था, एक डीटी जो पीपल के पेड़ में लगी हुई थी उनकी ये पूजा कर रहे थे। तो ये सील भी कैसी पता चली है। तो सील से बहुत ज्यादा पता चलता है इनके रिलीजन के बारे में। अब देखते हैं डिस्पोजल क्या था, कैसे ये अपने जो गुजर चुके लोगों को कैसे क्रिमेशन करते थे। 3 टाइप की क्रिमेशन यहाँ पाई गई है। पहला है जो ये अर्न्स मिले हैं, जो पोस्ट क्रिमेशन अर्न्स मिलते हैं, जो मटके उनको मिले हैं पॉटरी में, वो अर्न्स पता चलता है कि ये क्रिमेशन में बिलीव करते थे। उसके बाद एक्सकवेटर्स को स्केलेटन्स भी मिले हैं, जिसका मतलब ये है कि वो कभी ना कभी सिविलाइजेशन बरियल्स में भी बिलीव करते थे, मतलब दफनाने में भी बिलीव करते थे। तो क्रिमेशन और बरियल दोनों इन सिविलाइजेशन में दिखी हुई है, दोनों इस सिविलाइजेशन में दिखी है। अब इतनी बड़ी सिविलाइजेशन कैसे डिक्लाइन हुई, इसके भी कुछ रीजन हम देख लेते हैं। पहला रीजन जो कि व्हीलर ने बताया है कि मे बी, जैसे मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया था कि बहुत बड़ा चेंज हुआ था सेंट्रल यूरोप में, क्लाइमेटिक कंडीशन का चेंज हुआ था। तो मे बी सेंट्रल यूरोप से निकले हुए आर्यंस यहाँ पे आए और हड़प्पन सिविलाइजेशन को उनने मिटा दिया, या हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ मिक्स कर गए आर्यंस। ये पहला थ्योरी है जो बताता है। दूसरी थ्योरी जो कि राइक्स और डायल्स ने दी थी, वो था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो इंडस वैली थी, जो इंडस रिवर थी, उसने अपना कोर्स बदल लिया था, और जिसकी वजह से पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इन लोगों को हो गई थी, और इसलिए वो माइग्रेट कर गए दूसरी दूसरी जगहों पे, और इसीलिए ये सिविलाइजेशन का अंत हुआ। फ्लड्स भी एक रीजन हो सकती है, मे बी इंडस वैली ऐसा फ्लडिंग कर दी होगी जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हो गया वो लोगों को, और वो माइग्रेट कर गए इस सिविलाइजेशन से। और थर्ड, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है कि ओवर कल्टीवेशन या डिफॉरेस्टेशन भी हो सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को अंत तक ले आई। ओवर कल्टीवेशन मतलब ज्यादा क्रॉप्स, क्योंकि ये एग्रीकल्चर प्रिय लोग थे, तो ज्यादा एक जगह क्रॉप्स ग्रो ग्रो करके शायद वहां की सॉइल अब उपजाऊ नहीं रही। और डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटना, जिसकी वजह से फ्लडिंग और अदर चीजें हो गई, उसकी वजह से भी ये डिक्लाइन हो सकता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। मगर ये इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारे इंडियन हिस्ट्री के लिए बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है। इससे हमें पता चलता है बहुत सारे कि हमारे रूट्स, हमारे कल्चर का रूट्स कहाँ से आता है। पहले हमें लगता था कि आर्यन सोसाइटी हमारा रूट्स है, मगर ऐसा बात नहीं है। इससे पहले भी सिविलाइजेशन थी, और 7,000 साल पहले ये सिविलाइजेशन थी। आज तक की सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशनों में से एक इंडस वैली सिविलाइजेशन।